हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के लिए टेंथ फिजिक्स में जो दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, आज इसका लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। पहला लेक्चर हो चुका है, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा कि पहला लेक्चर में इसका बहुत बेसिक बताए थे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के होने का कारण क्या है। अब ये सब बातें बता दिए थे अगले वीडियो में। यदि आप लोग नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा ताकि इस लेक्चर को समझने में आप लोगों को आसानी होगा। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ लिए थे तो आज इसमें देखने वाले हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती है, मतलब कौन कौन सी ऐसी घटनाएं जिसमें प्रकाश के अपवर्तन के वजह से होता है, मतलब प्रकाश का अपवर्तन होता है तब वो घटना संभव होता है। तो एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये बोल रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण निम्न है, मतलब प्रकाश के अपवर्तन के कारण निम्नलिखित घटनाएं होती है। कौन कौन सी घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ये एग्जाम में आप लोगों को डायरेक्ट पूछा जाएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती है, वो लिख दीजिए। 2 मार्क्स में पूछेगा तो 2-3 को लिख दीजिएगा, वरना इस तरह से पूछेगा कि पानी में डूबा सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, क्यों, किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्योंकि जितना एग्जाम्पल है ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तो हर एक एग्जाम्पल जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन एग्जाम हो या तो पॉलिटेक्निक हो, आईटीआई हो, 10th हो, बोर्ड एग्जाम, किसी में भी पूछा जा सकता है और इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता भी है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि पानी में डूबा सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है। प्रतीत होता है, प्रतीत यहाँ पे क्या होगा, प्रतीत होता है, यहाँ पे होता है, किसके कारण पूछेगा एग्जाम में, किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देखिए होता क्यों, देख लीजिए फटाक से चित्र में। देखिए होता क्या है, मान लीजिए बर्तन है, बर्तन में क्या है, जल, इसको क्या मान लिए, सिक्का है, ये क्या है, एक सिक्का है, एक सिक्का है। तो जब कोई व्यक्ति यहाँ से इसको देखेगा, यहाँ से क्या होगा, इसको देखेगा, जब हम किसी को देखते हैं ना तो उससे किरण निकलती है, इससे क्या निकलती, किरण। तो सिक्का से एगो किरण निकलेगा, सिक्का से क्या निकलेगा, एगो किरण। ये क्या है, जल, ये क्या है, जल, ये H2O यानी जल। तो ये हो जाएगा कौन सा माध्यम, सघन माध्यम। ये क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। ये बताइए ऊपर में हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये तो हवा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विरल माध्यम, ये हो जाएगा विरल माध्यम। ये विरल माध्यम में भी क्या हो जाएगा, हवा। क्या है यहाँ विरल माध्यम में, क्या हवा। तो आप ही बताइए, बता दिए थे जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा प्रकाश की किरणें तो अभिलंब से दूर भाग जाएगा। क्या होगा, अभिलंब से दूर भाग जाएगा। तो जैसे ही प्रकाश की किरण इधर गया, इसको जाना चाहिए था सीधा, इस तरह से जाना चाहिए था, इस तरह से, इस तरह से जाना चाहिए था, इसको इस तरह से जाना चाहिए था कि नहीं, बताइए। तो सीधा जाएगा तो इसी तरह से जाना चाहिए। लेकिन प्रकाश की किरण हुआ क्या, अभिलंब से प्रकाश की किरण क्या हुआ, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में गया, जिसके कारण अभिलंब से दूर हट गया। अब दूर हट गया तब जब इसको सीधा मिलाएं, जब इसको सीधा मिलाएं तो ये यहाँ पे जाके मिला और ये सिक्का हमको यहाँ पे दिखाई देने लगा। ये सिक्का यहाँ पे था लेकिन यहाँ पे दिखाई देने लगा, क्यों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जल से जैसी हवा में गया तो प्रकाश की किरण अभिलंब से क्या हो गई, दूर भाग गई, जिसके कारण सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। वास्तव में यहाँ नहीं होता है, होता यहाँ है लेकिन यहाँ पे उठा हुआ प्रतीत होता है। तो आप लोगों को जब भी पूछे कि पानी में जब सिक्का को डाल देते हैं तो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देखिए अब हर एक उदाहरण में यही कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या होगा, यही कॉन्सेप्ट लगेगा। तब ध्यान से देखिए दूसरा उदाहरण, ये बोलता है पानी में डूबा नींबू, पानी में डूबा नींबू या तो गेंद चिपटा दिखाई देता है, क्यों, किसके कारण, पूछेगा। चिपटा दिखाई देना, चिपटा दिखाई देना सही लिखा हुआ, प्रतीत देना या तो यहाँ पे दिखाना होना चाहिए था, तो दिखाई देना किसके कारण। अगर पानी में जब गेंद रखिएगा ना, गेंद रखिए या तो क्या नींबू डालिए तो चिपटा दिखाई देगा, गोल नहीं दिखाई देगा, किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूसरा देखिए, पानी में डूबा आधी लकड़ी का टुकड़ा टेढ़ा दिखाई देना, किसके कारण। जब पानी में आप लोग छड़ी को लिखिएगा ना, छड़ी का टुकड़ा को तो वो टेढ़ा दिखाई देगा, किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और चौथा एग्जांपल देखिए, पानी में तैरता हुआ मछली ऊपर की ओर दिखाई देता है, किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अभी तुरंत ही बताए थे, सिक्का का ही कॉन्सेप्ट इसमें लग जाएगा और मछली ऊपर की ओर दिखाई देगा, ऊपर उठा हुआ पटली दिखा। अब क्या होगा, जो मारने वाला रहता है ना, जो मछली मारने वाला रहता है, जो तीर से मारता है, वो क्या करता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देखिए मछली यहाँ पे क्या है, मछली यहाँ पे उसको दिख रहा है ना, तो वो तीर यहाँ पे मारेगा, तीर मारेगा क्या, यहाँ पे। क्या होगा, प्रकाश के अपवर्तन, उसको कुछ मालूम रहता है कि यहाँ पे मछली है तो पक्का, सॉरी, अगर मछली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसको मछली यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, तो वो तीर इधर मारेगा, क्या मारेगा, तीर इधर मारेगा ताकि मछली में लगे, क्योंकि ये तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण मछली ऊपर की ओर दिखाई देगा और थोड़ा उससे दूर दिखाई देगा। तो जो मछली वाला मारने वाला होगा ना, तीर यहाँ पे मारेगा और मछली पूरी क्या होगा, मरा जाएगा उसी समय।
तो मछली, पानी में तैरता हुआ मछली ऊपर की ओर दिखाई देना प्रकाश के आवर्तन के कारण। और देखिए पानी से भारी बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होना प्रकाश के आवर्तन के कारण ही। प्रकाश के आवर्तन के कारण क्या होता है, उसका पेंदा ऊपर उठ जाता है। क्या होता है, पेंदा ऊपर उठ जाता है, जिससे लगता है कि बाल्टी में पानी कम है। या तो कहीं पे कहीं पे मान लीजिए बहुत बड़ा कुआं है, कुआं नहीं, मान लीजिए क्या नदी है, नदी थोड़ा सा बनाता है ना घर में के लिए, बड़ा नदी, उसमें जब पानी डाल दीजिएगा लगेगा इसमें कुछ पानी नहीं है, ज्यादा पानी नहीं है, लेकिन जब हिलिएगा तो आप लोग का बहुत सारा पानी हो जाएगा। ये प्रकाश के आवर्तन के कारण ही होता है। ये जितना एग्जाम्पल है प्रकाश के आवर्तन के कारण ही होता है। अब देखिए पूछता है तारों का टिमटिमाना, तारा क्यों टिमटिमाता है, प्रकाश के आवर्तन के कारण। प्रकाश के आवर्तन के कारण ही तारा आप लोगों को टिमटिमाता हुआ दिखाई प्रतीत होता है। सुबह या शाम के समय सूर्य का बड़ा दिखाई देना, सूर्य जब सुबह होगा या तो शाम होगा तो देखिएगा सूर्य बहुत बड़ा दिखाई देगा, इतना बड़ा दिखाई देगा, लाल टाइप का बहुत बड़ा दिखाई देगा। तो वो भी किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के परावर्तन नहीं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण सुबह और शाम के समय सूर्य का बड़ा दिखाई देता है। और देखिए सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व भी सूर्य का दिखाई देना। ऐसा कभी कभी देखे होंगे कि अभी सूर्योदय हुआ भी नहीं है लेकिन आप लोगों को सूर्य दिखने लगेगा, किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्योदय हुआ भी नहीं होता है, उससे पहले ही थोड़ा सूर्य दिखाई देने लगता है, कुछ मिनट पूर्व, 1-2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये सब जितना भी घटनाएं आप लोगों को बताएं, ये जितना भी घटनाएं हो रही है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हो रही है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से 8 क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, और सब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, वरना इसका पीडीएफ हम लोग आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में दे देते हैं। अब देखिए, अब इससे अगला कॉन्सेप्ट देखिए तो ध्यान से, प्रकाश का आवर्तन ये समझ में आ गया। तो अब जो क्वेश्चन आता है, अब जो क्वेश्चन आता है वो आता है पार्श्विक विस्थापन का, कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं तथा यह किन किन बातों पे निर्भर करता है। पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं तथा पार्श्विक विस्थापन किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो इसका फटाक से एक छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये घटनाएं होती है। तो देखिए जब कांच की स्लेट यानी पट्टी से, इतना बड़ा जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये एक कांच की एक स्लेट क्या है, पट्टी है, ये आप लोगों को दिख रहा है ना, कांच की स्लेट की क्या है, पट्टी है। इतना मोटा क्या है, कांच है, इतना मोटा क्या है, कांच। इससे प्रकाश की किरण को भेजा जाता है, जब इससे प्रकाश की किरण को भेजा जाता है तो आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग, आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग तथा निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। अब आप लोग फिगर में हम लोग बना रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा, वहां पे आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, ध्यान से देखिए, इसको समझिए पहले। ये मान लीजिए क्या है, एक कांच की क्या है, पट्टी है। एक कांच को मान लीजिए क्या है, कांच की पट्टी है, ऐसी रहने देते हैं, क्या आप लोगों को ऐसी समझ में आ जाएगा, एक कांच की पट्टी है, ठीक। आप लोगों को इतना समझ में आ गया। तो अब देखिए ध्यान से, अब ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे प्रकाश की किरण आएगा, ये क्या आएगा, प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण जैसी आएगा तो ऊपर में क्या है, हवा, ऊपर में क्या है, हवा, और नीचे में भी क्या है, हवा। और बच्चे ये क्या है, कांच, ये क्या है, कांच, कांच की इतना मोटा परत है। तो ये बताइए क्या होगा, सघन माध्यम, ये हो जाएगा सघन माध्यम, ये हो जाएगा विरल, ये क्या हो जाएगा, विरल, ये हो जाएगा विरल माध्यम, ये भी हो जाएगा विरल माध्यम, ये भी हो जाएगा विरल, ये दोनों हो जाएगा विरल। तो आप ही बताइए, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख के बताइएगा, ये क्या है, अभिलंब, ये क्या है आपका, अभिलंब है, ये तो अभिलंब है। तो आप लोग बताइए कि जब प्रकाश की किरण, ये विरल माध्यम है ना, ये प्रकाश की किरण है, ये विरल माध्यम से कहां पे जा रहा है, सघन माध्यम से, क्या होगा, सघन माध्यम से जा रहा है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो अभिलंब की ओर इस तरह से क्या होगा, मुड़ जाएगा, इस तरह से मुड़ गया अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर मुड़ गया। लेकिन होगा क्या, यहाँ पे देखिए होगा क्या, अब क्या होगा, अब यहाँ से देखिए ये सघन है, ये हो गया फिर विरल, तो फिर ये सघन हो गया, ये क्या हो गया, विरल। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे देखिए अब ये अभिलंब से दूर भाग जाएगा, ये क्या होगा, अभिलंब से दूर भाग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी छोटा सा एक अभिलंब बना देते हैं, ये क्या है, अभिलंब। जिस तरह से फिगर बना रहे हैं इसी तरह से एग्जाम में आप लोग बनाइएगा। देखिए ये क्या हुआ, ये देखिए अभिलंब की ओर मुड़ गया था क्योंकि सघन माध्यम में हेला था, लेकिन अब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा, तो अभिलंब से दूर भाग गया, क्या हुआ, दूर भाग गया। ये जो 2 बार जब परावर्तन हुआ ना, तो ये जो किरण जा रहा है इसको बोला जाता है निर्गत किरण। क्या बोला जाता है, निर्गत किरण, इसको बोला जाता है निर्गत किरण, इसको बोला जाता है क्या, निर्गत किरण। और अब इस किरण को बढ़ा दीजिए, जो आपतित किरण आ रहा है ना, इसको आप बढ़ा दीजिए, आप क्या कीजिए, इसको बढ़ा दीजिए, इस तरह से बढ़ा दीजिए। तो आप, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया निर्गत किरण। तो इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है ना, ये लंबवत दूरी, इसी को बोला जाता है पार्श्विक विस्थापन। इसको क्या बोला जाता है, पार्श्विक विस्थापन। ये क्या है, आपतित किरण, ये क्या है, आपतित किरण,
आपतित किरण, ये हो गया पार्श्विक विस्थापन। ये क्या हो गया? पार्श्विक विस्थापन। ये हो गया पार्श्विक विस्थापन। तो आप लोगों को समझ में आ गया पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। ये देखिए, जब आपतित किरण को, जब प्रकाश की किरण को किसी कांच की पट्टी से गुजारा जाता है तो आपतित किरण की बढ़ाया गया भाग, आपतित किरण को देखिए इस तरह से बढ़ा दिया, यहाँ तक आपतित किरण को बढ़ा दिया, और फिर निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ये प्रकाश की क्या है? किरण। प्रकाश की किरण बहुत तरह के हो सकता है, बहुत तरह के रंगों में होता है, 7 रंगों में होता है, तो प्रकाश की किरण अलग अलग हो सकता है। तो ये पार्श्विक विस्थापन किस रंग के लिए ज्यादा होगा? प्रकाश में कितना रंग होता है? 7 रंग, लाल, हरा, नीला, सब बहुत सारा रंग होता है, 7 रंग होता है। तो 7 रंगों में प्रकाश के जो होता है पार्श्विक विस्थापन किस रंग के लिए सबसे ज्यादा होगा? तो जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा उसका पार्श्विक विस्थापन ज्यादा होगा। तो अगला क्वेश्चन यही था ना कि पार्श्विक विस्थापन किन किन बातों पर निर्भर करता है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, तथा इन किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन बातों पे निर्भर करता है। फिगर में भी देख लीजिए, फिगर में भी यहाँ सॉरी एक बार देख लीजिए, ये हवा है, ये कांच की यहाँ पे पट्टी लगा हुआ है, ये देखिए आपतित किरण को इस तरह से बढ़ा दिए हैं। अब फिर यहाँ देखिए ये जो किरण आया, फिर ये सघन माध्यम से विरल में माध्यम गया तो अभिलंब से दूर हट गया, तो इनके जो लंबवत दूरी हुआ, ये देखिए लंबवत दूरी हो गया, इसी को क्या बोला जाता है? पार्श्विक विस्थापन बोला जाता है। ये क्या हो गया? निर्गत किरण। ये है निर्गत किरण, ये क्या है? निर्गत किरण। तो इसकी लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। और किस रंग के लिए पार्श्विक विस्थापन ज्यादा होगा? अब इसका निर्भरता देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका निर्भरता देखिए, पार्श्विक विस्थापन निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। यह कांच के स्लेट जो पट्टी रखे थे ना, स्लेट के मोटाई के समानुपाती होता है। यदि मोटाई बढ़ाइएगा, पार्श्विक विस्थापन को मान लीजिए डी से सूचित कर दिए, तो पार्श्विक विस्थापन क्या होगा? मोटाई के समानुपाती होगा। कांच की मोटाई के क्या होगा? समानुपाती, मोटाई के समानुपाती। यदि कांच की मोटाई आप लोग बढ़ाइएगा तो पार्श्विक विस्थापन भी बढ़ेगा। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में बोलता है यह आपतन कोण के समानुपाती होता है, ये आपतन कोण के समानुपाती होता है। यदि आपतन कोण बढ़ाइएगा तो पार्श्विक विस्थापन भी बढ़ेगा। अगर मान लीजिए आपतन कोण 60 डिग्री है तो पार्श्विक विस्थापन, मान लीजिए पार्श्विक विस्थापन कितना हो रहा है? 5 मीटर हो रहा है 60 डिग्री पे। यदि आप लोग 90 डिग्री इसको कर देते हैं, सॉरी क्या कीजिएगा, इसको 70 डिग्री कर दीजिएगा। जब आपतन कोण 10 डिग्री देखिए बढ़ा दिए, तब इसका जो पार्श्विक विस्थापन होगा ना, ये भी बढ़ जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? मान लीजिए 8 मीटर हो गया, ये भी क्या हो गया? बढ़ जाता है, समानुपाती होता है। ये जो डी होगा वो किसके समानुपाती होगा? आपतन कोण के। आपतन कोण बढ़ाइएगा तो पार्श्विक विस्थापन का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। और देखिए ध्यान से, और बोल रहा है ये क्या होता है? अपवर्तनांक के समानुपाती होता है। मतलब अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, वो प्रकाश का रंग का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, उसका पार्श्विक विस्थापन उतना ही ज्यादा होगा। अब ये क्या होगा? डी, ये जो पार्श्विक विस्थापन है अपवर्तनांक को म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। ये जो पार्श्विक विस्थापन होगा अपवर्तनांक के डायरेक्ट समानुपाती होगा। अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो क्या होगा? पार्श्विक विस्थापन भी ज्यादा होगा। अब देखिए, यह तरंग दैर्ध्य के भी तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती, तरंग दैर्ध्य के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। मतलब जिस रंग का तरंग का क्या होगा? तरंग दैर्ध्य का क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। ये देखिए क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात जब तरंग दैर्ध्य बढ़ाइएगा तो पार्श्विक विस्थापन क्या होगा? घटेगा। तो आप ही बताइए, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य तो सबसे अधिक होता है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का जो पार्श्विक विस्थापन होगा सबसे कम होगा। लाल रंग का जो पार्श्विक विस्थापन होगा ना, लाल रंग का, वो क्या होगा? लाल रंग का सबसे कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो उसका पार्श्विक विस्थापन लाल रंग के प्रकाश का क्या होगा? कम होगा। लेकिन ये देखिए, एक क्वेश्चन बन गया, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है बैगनी। आप ही बताइए, बैगनी रंग का क्या होता है? तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है क्या होता है? सबसे कम होता है। और तरंग दैर्ध्य कम होगा, तो पार्श्विक विस्थापन क्या होगा? ज्यादा होगा, पार्श्विक विस्थापन ज्यादा होगा। तो बैगनी रंग का जो पार्श्विक विस्थापन डी होगा वो सबसे ज्यादा होगा। बस यहाँ से 2 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। बैगनी रंग का पार्श्विक विस्थापन सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। और लाल रंग का पार्श्विक विस्थापन सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग बना दीजिएगा। अब देखिए इससे आगे चलते हैं। अब देखिए आगे आता है अपवर्तनांक किसे कहते हैं। आ गया ना क्वेश्चन, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो अपवर्तनांक का मतलब होता है कि कोई पदार्थ प्रकाश की किरण को कितना ज्यादा मोड़ रहा है, उसका अपवर्तनांक उतना ही ज्यादा होगा। जो प्रकाश की किरण को ज्यादा मोड़ेगा उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। देखिए, किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता को उसका अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब जो माध्यम है वो जितना ज्यादा प्रकाश की किरण को मोड़ रहा है, वो क्या होगा? उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मान लीजिए जल है,
क्या समझिए, ये क्या है, जल है, ये जल है ना, ये जल, ये मान लीजिए इसमें क्या भरा हुआ है, जल। ये हवा से यहाँ प्रकाश की किरण आ रहा है, ये तो अभिलंब है, ये अभिलंब है, तो प्रकाश की किरण को ये कुछ मोड़ेगा इस तरह से, इस तरह से मोड़ेगा कि नहीं बताइए। तो अगर मान लीजिए ये क्या है, कांच है, ये क्या है, कांच है, ये कांच की सिल्ली रख दी है। अब बताइए यहाँ से जब प्रकाश की किरण आएगा, प्रकाश की किरण आएगा तो ये अभिलंब है, तो ये बहुत ज्यादा मुड़ेगा, ये जल से क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा मुड़ेगा। क्यों मुड़ेगा, क्योंकि इसका क्या होता है, ये ज्यादा सघन माना जाता है, ये क्या होता है, ज्यादा सघन माना जाता है, ये कम थोड़ा सघन माना जाता है। अगर जल और कांच में तुलना करेंगे तो जल हो जाएगा विरल माध्यम, कांच हो जाएगा सघन माध्यम, लेकिन यहाँ पे हवा है, ये क्या है, कांच है, तो ये प्रकाश की किरण को देखिए ज्यादा मोड़ रहा है, इतना मोड़ दिया, लेकिन ये प्रकाश की किरण को देखिए इतना ही मोड़ा, क्या ज्यादा नहीं मोड़ पाया। तो आप ही बताइए प्रकाश की किरण को कौन ज्यादा मोड़ा है, प्रकाश की किरण को कौन ज्यादा मोड़ा है बताइए। तो प्रकाश की किरण को ये जल या तो कांच, दोनों में से कौन ज्यादा मोड़ा है, तो कांच ज्यादा मोड़ता है। क्या होता है, कांच ज्यादा मोड़ता है, तो कांच का बर्तनांक क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कांच का बर्तनांक क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो देख ही लीजिए एग्जाम्पल में कांच का बर्तनांक ज्यादा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है, जल, ये क्या है, जल, तो जल का बर्तनांक देखिए कितना है, 1.33। और देखिए कांच, कांच कहाँ पे आप लोगों का है, कांच, देखिए कांच यहाँ पे, कांच का बर्तनांक कितना है, 1.50, 1.50, यहाँ पे देखिए 1.33 है, यहाँ पे 1.50 है, तो देखिए इसका बर्तनांक ज्यादा है कि नहीं। तो जो प्रकाश की किरण को जो माध्यम ज्यादा मोड़ेगा उसका बर्तनांक उतना ही ज्यादा होगा। अब ध्यान से आगे देखिए बर्तनांक से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतना तो समझ में आ गया कि जो प्रकाश की किरण को ज्यादा मोड़ेगा उसका बर्तनांक ज्यादा होगा। अब देखिए, अब बर्तनांक माध्यम का एक गुण होता है, माध्यम का एक क्या होता है, गुण होता है, जो माध्यम में प्रकाश की चाल को निर्धारित करता है, ये प्रकाश की चाल को भी निर्धारित करता है। ये कहता क्या है, जो माध्यम ज्यादा सघन होगा, जो माध्यम ज्यादा सघन होगा उसका प्रकाश की चाल कम होगा, और जो विरल होगा उसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगा, उसमें विरल में माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगा। जिस माध्यम का बर्तनांक अधिक होगा, जिस माध्यम का बर्तनांक अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश का चाल क्या होगा, कम होगा। जिस माध्यम का अब बर्तनांक अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा, कम होगा, अर्थात उस माध्यम को सघन माना जाएगा। तो आप ही बताइए ये माध्यम क्या है, ये माध्यम का बर्तनांक ज्यादा है तो ये सघन माना गया था, ये क्या माना गया, सघन। क्यों ये माना गया सघन, क्योंकि इसका बर्तनांक क्या है, ज्यादा है, किससे, हवा से, हवा से इसमें आ रहा है तो इसका बर्तनांक क्या हो जाएगा, ज्यादा। अगर जल से भी तुलना कीजिएगा तो इसका बर्तनांक ज्यादा है तो ये सघन माना जाएगा, ये क्या माना जाएगा, विरल माना जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब बर्तनांक एक अदिश राशि है, बर्तनांक क्या है, एक अदिश राशि है। अगर पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि बर्तनांक कैसी राशि है, तो एक अदिश राशि है और इसका मात्रक और बीमा नहीं होता है, इसका मात्रक तथा कोई बीमा नहीं होता है। ये जो मात्रक तो आप लोगों को पूछ सकता है लेकिन बीमा नहीं पूछेगा, बीमा 11th क्लास में आप लोगों को पढ़ना है। तो अगर बीमा पॉलिटेक्निक में पूछ सकता है, इसीलिए लाए, क्योंकि पॉलिटेक्निक में इसका कॉन्सेप्ट है तो इसीलिए ला दिए कि अगर बर्तनांक का, यदि आप बर्तनांक का मात्रक या तो बीमा पूछे तो उसका कोई मात्रक और बीमा नहीं होता है। अब देखिए बर्तनांक किन किन बातों पर निर्भर करता है। अब ये सुपर नोट में सबसे ज्यादा ये क्या इंपॉर्टेंट बात लाते हैं, ये सब 12th की बातें लाते हैं लेकिन आप लोगों के एग्जाम में भी पूछा जाता है। देखिए ये अपवर्तनांक को म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। तो देखिए अपवर्तनांक क्या होता है, वेग के व्युत्क्रमणुपाती, वेग क्या होगा, व्युत्क्रमणुपाती, मतलब जिस माध्यम का वेग ज्यादा होगा, जिस माध्यम का वेग ज्यादा होगा उसका वर्तनांक क्या होगा, कम, उसका वर्तनांक क्या होगा, कम। जैसे में मान लीजिए हवा एक ठो मान लीजिए क्या, कांच, हवा और क्या मान लीजिए, कांच। बताइए हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब बताइए कांच में कितना होता है प्रकाश की चाल, 2 गुना 10 पे पावर कितना होता है, 8 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति क्या होता है, सेकेंड। तो आप ही बताइए किसमें, इसका मतलब कि प्रकाश की चाल किसमें ज्यादा है, तो प्रकाश की चाल हवा में ज्यादा है, हवा में ज्यादा है तो इसका वर्तनांक क्या होगा, इसका जो म्यू होगा वो क्या होगा, कम होगा, इसका म्यू क्या होगा, कम। और जो हवा का वर्तनांक होता है कितना होता है, 1 होता है, लगभग 1 के बराबर। और बताइए कांच में प्रकाश की चाल क्या है, कांच में प्रकाश की चाल क्या है, कम, कांच में प्रकाश की चाल है कम, क्या इसका मतलब हो गया कम, एरो नीचे देते हैं, इसका मतलब हो गया कांच में प्रकाश की चाल कम है। तो बताइए इसका वर्तनांक, इसका म्यू क्या होगा, इसका म्यू क्या होगा, ज्यादा, इसका म्यू क्या होगा, ज्यादा, और इसका वर्तनांक कितना होता है, 1.5 होता है। तो देखिए 1 है, 1.5 है, तो किसका वर्तनांक ज्यादा है, कांच का, क्योंकि कांच में प्रकाश की चाल क्या है, कम। तो जिसका प्रकाश की चाल यहाँ पे कम होगा, जिस माध्यम में अगर कम होगा तो उसका वर्तनांक ज्यादा होगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमणुपाती है। अब देखिए सघनता पे भी निर्भर करता है। अब वर्तनांक क्या करता है, सघनता पे, जो माध्यम जितना ज्यादा सघन होगा उसका वर्तनांक उतना ही ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पे कांच क्या है, ज्यादा सघन है, कांच ज्यादा सघन है तो कांच का वर्तनांक ज्यादा है, और हवा क्या है, कम सघन माध्यम है तो इसका वर्तनांक क्या होता है, कम होता है, क्योंकि डायरेक्ट समानुपाती होता है, जो माध्यम जितना ज्यादा सघन होगा उसका वर्तनांक उतना ही ज्यादा होगा। और देखिए
अब यहाँ पे ये क्या है, डी। ये डी यहाँ पे डी से यहाँ पे कोई तो संबंध नहीं बनता है, लेकिन ये बनेगा ताप पे। ये क्या बनेगा, तापमान पे बनेगा। तापमान पे कॉन्सेप्ट ये बनेगा, ये डी होना चाहिए था, यहाँ पे क्या डी से यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, तो इसको आप लोग क्या भूल जाइएगा, ये गलती से मिस्टेक हो गया। यहाँ पे वेग से बन गया, वेग से बन गया और सघनता से बन गया, और यहाँ तापमान से बनेगा, तापमान से बनेगा। अगर कोई पदार्थ है, यदि किसी माध्यम का यदि ताप बढ़ाइएगा ना, यदि किसी माध्यम का ताप बढ़ा दीजिएगा, ताप बढ़ाएगा तो उसका अपर्तनांक क्या होगा, घटेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, अगर किसी माध्यम का ताप बढ़ाते हैं तो अपर्तनांक क्या होता है, अपर्तनांक क्या होता है, घटता है। यदि ताप बढ़ाइएगा तो अपर्तनांक क्या होगा, घटेगा। यदि ताप को घटाइएगा, ताप को घटाएंगे तो अपर्तनांक क्या होगा, बढ़ेगा, अपर्तनांक बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ये दोनों क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अब ये तीन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आप सबके एग्जाम में 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। अब देखिए, तो अपर्तनांक पढ़ लिए, अब होता है निरपेक्ष अपर्तनांक क्या होता है। अगर ये क्वेश्चन में आ जाए कि निरपेक्ष अपर्तनांक क्या होता है, निरपेक्ष का मतलब होता है किसी से तुलना ना करके, किसी से तुलना ना करके, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हवा के साथ तुलना किया जाता है। सापेक्ष बोला जाएंगे, आज अगर सापेक्ष बोलेंगे तो किसी के साथ तुलना किया जाएगा, लेकिन निरपेक्ष बोल दें तो किसी के साथ तुलना नहीं किया जाता है। जब प्रकाश वायु से किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता है, तब वायु के सापेक्ष उस माध्यम का अवर्तनांक निरपेक्ष अवर्तनांक कहलाता है। लेकिन निरपेक्ष अवर्तनांक में क्या करते हैं, किसी माध्यम का वायु के साथ तुलना करते हैं कि वायु के सापेक्ष उस माध्यम में वेग कितना है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है। इसके बाद ज्ञात कर लेते हैं, जो आता है कटने के बाद वही उस माध्यम का क्या हो जाता है, निरपेक्ष अवर्तनांक। क्या हो जाता है, निरपेक्ष अवर्तनांक, क्योंकि वायु को सबके लिए कॉमन माना गया है, इसीलिए इसको निरपेक्ष अवर्तनांक कहते हैं। जब प्रकाश की किरण वायु से किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता है, तब वायु के सापेक्ष माध्यम का उस माध्यम का अवर्तनांक, इसका क्या होता है, निरपेक्ष अवर्तनांक कहलाता है। देखिए फॉर्मूला क्या होगा, किसी माध्यम का अवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम का हम लोग निकाल रहे हैं। जैसे में मान लीजिए हमको निकालना है कांच में प्रकाश की चाल, क्या निकालना है, कांच में प्रकाश की चाल निकालना है। कांच में यहाँ पे क्या निकालना है, प्रकाश की चाल, किसी माध्यम का अवर्तनांक। तो मान लीजिए कांच का अवर्तनांक निकाल रहे हैं, तो कांच का अवर्तनांक निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, ऊपर में शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य बोले तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 गुना 10 पे पावर कितना होता है, 8, 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब बताइए हमको निकालना है कितना, कांच में, तो कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है बताइए, तो 2 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 8 मीटर प्रति सेकंड। तो ये देखिए, ये तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कट गया, तो ऊपर यहाँ पे कितना बचा, 3/2, कितना बचा, 3/2। अब इसको भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 1.5। तो आप लोग यही ना याद करते हैं कि कांच का अवर्तनांक कितना होता है, 1.5। तो इसी फार्मूला से निकाला जाता है, उसका निरपेक्ष अवर्तनांक माना जाता है। ये सब जो होता है ना, निरपेक्ष अवर्तनांक माना जाता है। अगर कहीं पे निरपेक्ष अवर्तनांक लिखा है तो उसको डायरेक्ट अवर्तनांक भी लिख देता है। क्या लिख देता है, अवर्तनांक बोले या तो निरपेक्ष अवर्तनांक बोले, बात क्या है, बराबर है। अब देखिए, अवर्तनांक का तात्पर्य होता है कि निरपेक्ष अवर्तनांक से होता है। अगर कहीं अवर्तनांक लिखा है तो समझ जाइएगा को निरपेक्ष अवर्तनांक है। अवर्तनांक का परिभाषा जो अगला बताए थे वो भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला वाला क्या है, फार्मूला वाला ये परिभाषा है। इसी से क्या करते हैं, किसी माध्यम का हम लोग अवर्तनांक निकालते हैं। जिस तरह से कांच का यहाँ पे निकाल लिए 1.5 आ गया। आगे देखिए, अवर्तनांक का न्यूनतम मान निर्वात के लिए 1 होता है। निर्वात में जो निर्वात का अवर्तनांक होता है सबसे कम होता है, जबकि हीरा का अवर्तनांक सभी पदार्थों से क्या होता है, अधिक होता है, और इसका अवर्तनांक कितना होता है, 2.42। मतलब अगर पूछेगा पूरे में जितना भी माध्यम दिया हुआ है सभी में सबसे कम अवर्तनांक किसका होता है, तो निर्वात का। निर्वात बोले तो शून्य का, और सबसे अधिक किसका होता है तो बोलेंगे हीरा का। और होता कितना है, तो 2.42 होता है। इसके बाद और निर्वात का अवर्तनांक कितना होता है, तो 1 होता है। निर्वात का अवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। इसका चार्ट भी लेकर आए तो आप लोग फटाफट से चार्ट में देखिए, ध्यान से देखिए, चार्ट में क्या लिखा हुआ है, कुछ ठोस तथा तरल पदार्थों का अवर्तनांक इसमें दिया हुआ। ये जितना भी हम दिए हैं सारा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होगा, 1। अब बोलिएगा निर्वात में प्रकाश की चाल 1 क्यों हुआ, क्योंकि मान लीजिए हमको निर्वात का निकालना है। मान लीजिए हमको क्या निकालना है, निर्वात का निकालना है। तो निर्वात का अवर्तनांक निकालने के लिए क्या करते हैं, शून्य में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो शून्य में तो बोलेंगे तो निर्वात में, तो ऊपर में भी क्या हो जाएगा, 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और हमको तो शून्य में निकालना है, तो नीचे में भी क्या होगा, इसका ही प्रकाश की चाल, मतलब 3 गुना 10 पे पावर कितना होगा, 8 मीटर प्रति सेकंड।
8 मीटर प्रति सेकंड आएगा, तो ये तो पूरे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। इसीलिए निर्बाध का आवर्तनांक कितना होता है 1 होता है, क्योंकि निर्बाध में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल होता है, और हमको निर्बाध का ही निकालना है, तो नीचे भी उसका ही चाल देना है, तो दोनों कट जाएगा 1 आ जाएगा, इसीलिए निर्बाध का आवर्तनांक कितना होता है 1 होता है। इसके बाद देखिए हवा का आवर्तनांक कितना होता है 1.3 गो 0, इसके बाद 3, कैसे याद रखिएगा 3 गो 0 और क्या होगा 3, क्योंकि आप लोगों को इतना बताए थे कि हवा में प्रकाश की चाल होता है ना, हवा में जो प्रकाश की चाल होता है निर्वात से थोड़ा कम होता है, कितना होता है थोड़ा कम, इसमें 3 गुना होता है, लेकिन इसमें होता है 2.99, कितना होता है 2.99 गुना 10 पे पावर 8, 10 पे पावर कितना होता है 8 मीटर प्रति सेकंड, इसमें होता है 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा इसमें क्या होता है प्रकाश की चाल कम। अब जैसे इसमें प्रकाश की चाल कम हुआ तो इसका आवर्तनांक इसके तुलना में क्या होगा बढ़ जाएगा, तो इसका आवर्तनांक क्या हुआ थोड़ा सा बढ़ जाता है, निर्वात का आवर्तनांक 1 होता है, लेकिन इसका कितना होता है 1.303। आज करने का भी ट्रिक है, 3 है तो यहाँ पे 3 को 0 मानिएगा, 3 है तो क्या 3 को 0। इसके बाद देखिए जल का आवर्तनांक निकालिएगा, फार्मूला से कितना आएगा 1.33, 1 कितना आएगा 33। अब फिर किरोसिन तेल का निकालेगा तो 1.44। ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है, सारा क्वेश्चन क्या गया पूछा गया। अब देखिए अब अल्कोहल का पूछा जाएगा, अल्कोहल का पूछेगा आवर्तनांक कितना होता है तो 1.36, कितना होता है 1.36। इसके बाद देखिए तारपीन का आवर्तनांक कितना होता है 1.47। इसके बाद देखिए कांच या तो बेंजीन का फार्मूला बताएंगे, बेंजीन कितना होता है C6H6। जब केमिस्ट्री में जब कार्बनिक रसायन पढ़ाएंगे तब बेंजीन को क्या करेंगे वहां से बहुत डिटेल से बताएंगे, बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कांच और बेंजीन का आवर्तनांक कितना होता है, कांच और बेंजीन का आवर्तनांक दोनों का आवर्तनांक सेम होता है। यहाँ पे देखिए कभी कभी लिख देते हैं 1.5, तो हड़बड़ाइएगा नहीं, यहाँ पे 0 लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे इसका आवर्तनांक कितना होता है कांच या तो बेंजीन का कितना होता है 1.5 होता है, और सेंघा नमक एक होता है, सेंघा नमक एक तो साधारण नमक आप लोग खाते हैं, एक तो सेंघा नमक होता है, उसका आवर्तनांक होता है 1.56। इसके बाद CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो आवर्तनांक होता है 1.63 होता है, 1.63 होता है। इसके बाद जो हीरा का आवर्तनांक होता है कितना होता है 2.42। आज इसका क्या है सबसे ज्यादा, यहाँ पे देखिए एरो लगा हुआ है, सबसे इसका क्या है ज्यादा, और निर्वात का क्या है सबसे कम। तो इसका क्या लीजिए स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखिए आगे देखिए बोल रहा है आवर्तनांक को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, मतलब कौन कौन सा ऐसा कारक है जो कि आवर्तनांक को प्रभावित करता है, आवर्तनांक को घटा देता है या तो बढ़ा देता है। ये एग्जाम में अच्छे तो ये सब कॉन्सेप्ट जो है ना लाते हैं आप लोगों को पॉलिटेक्निक के लिए, खास कर लाते हैं पॉलिटेक्निक के लिए और ITI के लिए, क्योंकि आप लोगों को बिहार बोर्ड में ये सब क्वेश्चन थोड़ा ही कम ही मिलेगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट लाते हैं वो 11th क्लास से लाते हैं, क्योंकि मेरा क्लास 11th 12th दोनों के लिए अलग यूट्यूब चैनल पे चलता है, हम 11th 12th और 10th तीनों का क्लास लेते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो है ना 11 से निकल के आता है, लेकिन आप लोगों के एग्जाम में पूछ ही देता है, और पॉलिटेक्निक में तो पूछा ही जाता है, इसीलिए हमको पढ़ाना पड़ता है। तो देखिए आवर्तनांक को प्रभावित करने वाला कारक क्या होता है, सबसे पहले होता है माध्यम की प्रवृत्ति, यानी सघन माध्यम का आवर्तनांक क्या होता है अधिक होता है, जो माध्यम ज्यादा सघन होगा उसका आवर्तनांक क्या होगा ज्यादा अधिक होगा। विरल माध्यम का आवर्तनांक क्या होगा विरल यहाँ पे देखिए क्या गलत लिखा गया, क्या होगा विरल माध्यम का आवर्तनांक क्या होगा कम, ये पहले बता दिए थे आप लोगों को। तो यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आवर्तनांक को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, तो ये सब लिख दीजिएगा। विरल माध्यम का आवर्तनांक क्या होगा कम होगा, और सघन माध्यम का आवर्तनांक क्या होगा ज्यादा होगा, इसका क्या होगा कम होगा। और आगे देखिए प्रकाश के रंग पे ये भी बताए थे आवर्तनांक म्यू क्या बताए थे, बताइए तो म्यून बताए थे, ये समानुपाती होता है 1/λ, अर्थात जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा, जिसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा ज्यादा, जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसका आवर्तनांक क्या होगा कम। आवर्तनांक को म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। आप ही बताइए आप लोग लाल रंग का आवर्तनांक जो सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का जो होगा लाल रंग का क्या होगा, लाल रंग का जो म्यू अर्थात आवर्तनांक होगा वो क्या होगा कम होगा, आवर्तनांक क्या होगा कम होगा। लेकिन बैगनी रंग का आवर्तनांक क्या, बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है कम, अब उसका जिसका कम होता है उसका आवर्तनांक क्या होगा ज्यादा होगा। ये दो ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाल रंग का आवर्तनांक क्या होता है सबसे कम, बैगनी रंग का आवर्तनांक क्या होता है सबसे अधिक। अब देखिए प्रकाश का वेग पे भी निर्भर करता है, प्रकाश क्या करता है वेग पे निर्भर करता है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगा उसका क्या होगा आवर्तनांक कम होगा। जैसे में कांच में प्रकाश की चाल क्या होता है हवा की तुलना में ज्यादा होता है, हवा की तुलना में क्या होता है सॉरी कम होता है, तो इसीलिए इसका आवर्तनांक क्या होता है कांच का ज्यादा और हवा का आवर्तनांक कम होता है। और देखिए माध्यम के तापमान पे आगे ही बता दिए कि माध्यम के तापमान पे यदि ताप बढ़ाने पे माध्यम का आवर्तनांक क्या होता है घटता है, अगर किसी माध्यम में जब ताप बढ़ाएगा तो उसका आवर्तनांक क्या होगा घटेगा। म्यू डायरेक्ट समानुपाती किसका होता है 1/ताप के, अर्थात ताप के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है।
अब ये समझ में आ गया, ये 2 मार्क्स में पूछा जाएगा तो इस तरह से लिख दीजिएगा तो आप लोगों को पूरा मिल जाएगा मार्क्स। अब इससे अगला कॉन्सेप्ट देखिए। अब अगला कॉन्सेप्ट देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में बार बार, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है कि हीरा सबसे अधिक चमकदार पदार्थ क्यों है? हीरा सबसे अधिक चमकदार पदार्थ क्यों है? इसका मतलब है कि हीरा प्रकाश की किरण को ज्यादा मोड़ता होगा, प्रकाश की किरण को ज्यादा मोड़ता होगा, इसीलिए वो ज्यादा चमकता है। प्रकाश की किरण को क्या करता है? वो ज्यादा मोड़ता है, क्योंकि अब वर्तनांक का परिभाषा तो यही है, जो पदार्थ प्रकाश की किरण को ज्यादा मोड़ेगा उसका वर्तनांक ज्यादा होगा। देखिए, चूंकि हीरा का वर्तनांक, आप लोग एग्जाम में कैसे लिखिएगा, चूंकि हीरा का वर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है, जो कि सभी पदार्थों से क्या होता है? अधिक होता है, जिसके कारण हीरा प्रकाश की किरणों को अधिक मोड़ता है, इसीलिए हीरा सबसे अधिक चमकदार पदार्थ है। आप लोगों को 2 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आप लोग आराम से इसको बना दीजिएगा। और आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, अगला जो वीडियो आएगा इससे आगे आएगा। इससे क्या आएगा? आगे। तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और आप लोगों के एग्जाम तक आप लोगों को पूरा सिलेबस इसी यूट्यूब चैनल पे हर एक सब्जेक्ट का पूरा करवाया जाएगा। तो इस चैनल से आप लोग सपोर्ट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।